शुरू करेंगे कि राइट टू एजुकेशन क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है। देखिए सर, वर्ष 2002 में जी जो संवैधानिक संशोधन 86 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की तरह शामिल किया गया। इसको आर्टिकल 21A के तहत शामिल किया गया है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है और इसके तहत कानून शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम 2009 बना है। ये लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू हुआ है। इसका उद्देश्य है कि जो समाज में अभी बच्चे स्कूल से वंचित होते हैं उन सभी को स्कूल में दाखिला करवाना। मतलब है कि 2007 में एक जो सर्वे हुआ था उसमें दिया गया था कि करीब 7-8% बच्चे, मेरे ख्याल से 97 लाख बच्चे जो है बच्चे नहीं आ रहे हैं आउट ऑफ, उनको स्कूल लाया जाए। इसी के लिए सारा प्रावधान इसमें 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं, सारे इसमें किया गया है कि कैसे माता पिता अपने निकट के स्कूल में बच्चों को लाएं और प्राथमिक शिक्षा, मध्य जो शिक्षा है, इसको सुनिश्चित किया जाए। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जो है जिसमें ये जोड़ा गया, एक उपखंड जोड़ा गया, उसमें लाइफ विथ डिग्निटी की बात है कि हमको गरिमा के साथ जीना है। तो गरिमा के साथ जीने के लिए जो डिग्निटी है उस एजुकेशन के बगैर बात बनती नहीं है। मस्ट है कि एजुकेशन को जोड़ा जाए। यह अच्छा लगता है सुनने में, जानने में भी कि हमारे यहाँ कामराज जैसे लोग हुए हैं जो कि जीवन भर अंगूठा छाप रहे, लेकिन उनका जो विजन था उसका कोई जवाब नहीं था। इस तरह बहुत सारे लोग रहे हैं, हमारे दादा नाना मामा बहुत सारे लोग रहे हैं। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के अनुरूप समाज आगे बढ़ता है, विकसित होता है, उसके लिए कानून बनाएगा। लगभग 10 साल हो गए। तो 10 साल की उम्र में अगर आपका अनुभव एक प्राचार्य के रूप में देखा जाए, क्या लगता है राइट टू एजुकेशन बनाने से क्या फर्क पड़ा? लोगों में ये अवेयरनेस आया है सर कि बच्चे को इनरोल करना चाहिए और इसके तहत ये भी प्रावधान है कि सरकारी स्कूल में, निकट के सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिला करवाया जाए। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी जो एंट्री पॉइंट है उसमें 25% ऐसे बच्चों को एडमिशन करने का प्रावधान है। पेरेंट को ये बात जानना चाहिए कि इसमें कैसे सिलेक्शन होता है। अभी जैसे एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है लगभग सभी स्कूलों का, तो डीएससी ऑफिस के पोर्टल पर ये ऑनलाइन फॉर्म है, अवेलेबल है, वहाँ फॉर्म भरते हैं और उनका जो प्रेफरेंस होता है स्कूल, उसके आधार पर जितने सीट हैं स्कूल में उसके 25% जो बना हुआ है उसमें डीएससी ऑफिस से वो एप्लीकेशन आते हैं। स्कूल वैसे पेरेंट को टेलीफोन करके उनको बुलाते हैं या अगर साधन नहीं होता है तो उनके पास खबर भेज करके उनको बुलाया जाता है और स्कूल में उनका दाखिला लिया जाता है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो फॉर्म फिलअप करना है, मूल रूप से राइट टू एजुकेशन बना उस वंचित तबके के लिए जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल तो टावर नहीं है। तो वो लोग कैसे जानेंगे, क्या है इसका प्रोसेस, जिससे कि वो जान सकें कि आप ये स्कूल में फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया, आपको फॉर्म फिलअप करना है? इसका कोई प्रोसेस है? इसमें सर हर स्कूल के गेट पर एक फ्लैक्स लगेगा, ये प्रावधान है। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी इसको दिया जाता है बार बार कि इस स्कूल में इतनी सीटें और इसके नजदीक के, जैसे नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपके स्कूल में तो फॉर्म भरने जा नहीं रहा है, नहीं उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हाँ। ऑनलाइन उसको पता नहीं कि ऑनलाइन क्या होता है। ये कोरोना कहिए, कोरोना की खुशी की ऑनलाइन सब लोग जान लिया कि ऑनलाइन क्या है, डिजिटल क्या है, 2-3 शब्द आ गए हैं। तो उसको यह पता चले कि हमको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, तो इसके लिए कोई प्रावधान है? जी जी, दैनिक अखबार में भी इसको लगातार दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि पेरेंट जाने इस बात को। और आपको बता दें सर, अब पेरेंट भी जागरूक हैं, वो भी पता करते हैं। अभी आज के समय में ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल पता नहीं है, पता होता है। वो अखबार के माध्यम से वो जानते हैं और स्कूल में भी इंक्वायरी करने के लिए आते हैं और फिर उनको गाइड किया जाता है कि कैसे फॉर्म भरा जाए। और जब स्क्रीनिंग होगा तो उनको कहा
कि अगर किसी को टेलीफोन नहीं लगा या नहीं साधन है, उनके एड्रेस पर जाके खबर की जाती है कि आप आकर के एडमिशन लीजिए, आपका इस स्कूल में लिस्ट में नाम है। उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया ब्लॉक लेवल पर जो वो सामुदायिक केंद्र वगैरह होता है, वहां भी इस तरह की व्यवस्था होती है? जी हाँ। या मोबाइल में अपना खोल लिए www.DSC रांची, उसमें भी कर लेंगे जी। या किसी के पास कंप्यूटर है जो पढ़ने लिखने वाला है, या पंचायत भवन में पहले ये सोचा गया था, पता नहीं क्या स्थिति है नई स्थिति है, वहां जाकर के अपना करा करके भेज दिए। तो यह जो प्रक्रिया है फिजिकल आकर के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में नहीं है कि आप DSC ऑफिस में पहुंचे हो, एक फॉर्म मांगे और फॉर्म लेके भरे। जो करना है सो ऑनलाइन ही करना है। वहाँ हमारे पास लोग हैं वहाँ जो उनको गाइड करते हैं DSC ऑफिस में। अच्छा। उनको भरवा दिया जाता है। मैंने ब्लॉक एजुकेशन अफसर जो होते हैं उनसे भी मालूम हो सकता है कि कब यह निकलने वाला है, और ब्लॉक्स में भी इसकी जानकारी रहती है कि वो बता दें, जो लोग पूछने आते हैं उनको बताएं। या जैसे आपने बताया कि फ्लैक्स लगा रहता है बड़ा बड़ा, उस तरह का फ्लैक्स लगा रहे या बोर्ड पर लिखा रहे कि भाई शुरू हो गया है ऑनलाइन भरने का, वो आकर के भर सके। इस भरने के बाद सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है? जो भर देंगे उसमें सिलेक्शन? इसमें सिलेक्शन तो लॉटरी माध्यम से है। अच्छा। इसमें RT एक्ट में बिल्कुल क्लियर है, नो स्क्रीनिंग, नो पेरेंट का कुछ इंस्ट्रक्शन कोई नहीं, वो लॉटरी सिस्टम से DSC ऑफिस से आता है। अच्छा, तो वो स्कूल को सीधे भेज दिया जाता है। अब स्कूल की जवाबदेही है कि उनको खबर करें उनको जिनके लिस्ट में सेलेक्ट हो गए। जी हाँ, उसके तहत उसको भेजा जाता है। उसके बाद वो आए गार्जियन, तो उनको बच्चे के लिए क्या क्या लेकर के आना पड़ेगा आपके स्कूल के लिए? कुछ नहीं आता। क्या एडमिशन क्या करना कुछ नहीं, हम स्कूल से एक फॉर्म देते हैं। आप उनका एडमिशन किस क्लास में लेते हैं? LKG में। LKG में। LKG के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? LKG के लिए 3 से 4 के बीच होनी चाहिए सर। उनके लिए है 3.5 तक है मिनिमम। हाँ, तो 3.5 तक जो उम्र वाले हैं, 3 से 4.5 तक। हाँ ठीक है, तो वो क्या क्या लेकर के आएंगे? पेपर क्या लेकर के आएंगे? आधार चाहिए क्या? नहीं सर, उनके पास चाहिए, वो तो सब पहले से भरे रहते हैं। हाँ। उन्हीं की कॉपी चाहिए, वो इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए। जी हाँ, आधार हैं तो हैं, अन्य और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र। आमतौर पर गांव में जन्म प्रमाण पत्र का बहुत मारामारी होता है, इसलिए कि गांव में अभी भी तमाम सुविधाएं क्या मैंने जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बाद गांव में घरों में बच्चे पैदा होते हैं जिसका कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनता है। तो उस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट जो आप कह रहे हैं, जातीय प्रमाण पत्र वगैरह भी चाहिए? जातीय सर्टिफिकेट सिर्फ 2 चाहिए? 2 चाहिए था। तो ये 2 चाहिए, उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी उनको? अपने पंचायत से वो हो जाएगा या ब्लॉक से कर लेंगे? जी, अपने पंचायत से हो जाता है, और वहाँ के जो अधिकृत अधिकारी हैं CO, उनके द्वारा दिया जाता है। नहीं, वो तो CO तो अंचलाधिकारी होगा, तो वहाँ अंचल से इनकम सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाता है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र मुखिया जी के यहाँ से बन सकता है, जो पंचायत सचिव होते हैं, जनसेवक या ग्राम सेवक जो कहते हैं, वो बना करके दे देंगे। वो बना के दे देंगे, हो जाता है। वो एक वो हो गया। और इनकम सर्टिफिकेट CO के यहाँ से बनवाना है। ये 2 चीज आपको चाहिए। इस 2 के बाद आप एडमिशन ले लेंगे। जी। एडमिशन लेने के बाद उसका जो फीस होगा, आपके प्राइवेट स्कूल्स में जो फीस होगा, वो कौन भरपाई करेगा? वो तो नहीं दे सकेगा जो 25%। फीस नहीं लगता है सर उनका, कोई फीस नॉट ए सिंगल पेनी। फॉर्म पर उसको भरवा लिया जाता है और उसके एडमिशन फॉर्म लगा दिया जाता है। कोई सिंगल पेनी ऐसे बच्चों से चार्ज नहीं की जाती है, और गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान है, वो अपना देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, गार्जियंस को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को दाखिला करा दिए, तो उनका बच्चा जिस कैटेगरी का है, जिस कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं टाई सूट पहन करके, दोनों में बहुत वो है, तो बच्चे के डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है। तो गार्जियंस तैयार भी हो गए तो बच्चा कहेगा हम स्कूल नहीं जाएंगे, उसके साथ व्यवहार जो है वो बदल जाएगा। तो आपके अपने स्कूल के अनुभव से या दूसरे स्कूल के अनुभव से थोड़ा बताएं, ताकि हम दर्शकों को बता सकें ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। सर, जो हमारे स्कूल की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को यूनिफॉर्म में दिक्कत होती है तो हम लोग उसकी व्यवस्था कर देते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं कांटेक्ट में जो, और इवन बच्चे भी कर लेते हैं, पेरेंट भी हमारे करते हैं। जैसे जारी का समय होता है, सबों को स्वेटर हम लोग, जो नहीं सक्षम है, जिनको देखते हैं किस तरह से नहीं है, या पेरेंट को हमें बताए, तो उनकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। और किताबें जो सक्षम नहीं है, जो इस बात की सूचना देते हैं, तो उनके लिए हम लोग करते हैं। एक किताबों में एक जो पहले व्यवस्था थी, वो व्यवस्था अब नहीं है क्या, कि पिता का किताब पुत्र पढ़ता था? हाँ, अभी भी है। जी हाँ, वो करते हैं। वो अगर बुक बैंक आप बना लें तो हमको लगता है। जी हाँ, वो करते हैं कि पिछले के जो क्लास में हैं उन बच्चों की कलेक्ट कर लिया जाता है और वो बच्चे को दे दी जाती है।
दूसरा ये कर सकते हैं कि उनकी जो कॉपियां जिस पन्ने का उपयोग नहीं कर पाए उसको रिबाइंडिंग करके उस पन्ने का उसको कॉपी बना सकते हैं। ये तो व्यवस्था हाँ, वो भी करते हैं। ये व्यवस्था होती है। कॉपी किताब की जो समस्या उनकी समस्या का समाधान एक तरह से निकल जा सकता है। जी जी। अब उन बच्चों के अनुरूप बनाने के लिए जो कॉम्परेटिवली घर से अपना ये बिना आंगनबाड़ी गए घर में अपने माँ बाप के पढ़ाई लिखाई से अपना जानकार, तो उसके अनुरूप कैसे बनाते हैं? उसके लिए हम अलग से पेरेंट को बुलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, पेरेंट को भी उनको बताया जाता है कि घर में क्या क्या करना है, कैसे देखना है। और स्कूल में भी उसको अलग तरह से हम कभी कभी घंटा बैठा करके उनको करते हैं और पेरेंट बड़ा कोऑपरेट करते हैं इस मामले में। पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उस मीटिंग में आमतौर पर इस तरह के बच्चों के सवाल या दूसरे लोग जो सक्षम लोग हैं जो किसी स्कूल में करा सकते थे, उन दोनों के सवालों में टकराहट होती है क्या कि आप कैसे हमारे बच्चे को उस अनुरूप जितना हम सोचे थे आप नहीं करा पा रहे, जो सक्षम लोग हैं, और ये लोग कि नहीं हमारा बच्चा तो उसके काबिल बन ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? इसलिए कि बच्चे को पढ़ाने के योग्य बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी क्या हिंदी भी नगपुरिया भी शायद बोलने चाल थोड़ा बहुत वो कर लें, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो उनको कैसे आप सेटिस्फाई करते हैं और उनको कैसे प्रेरित करते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम हैं ना? शुरू में ऐसी दिक्कतें आती है और जब उनको 2-3 बार पेरेंट को हम लोग बुलाते हैं और उनके साथ बच्चे भी आते हैं तो वो फिर फ्री होते हैं टीचर से। और जब वो टीचर से फ्री हो जाते हैं तो अपनी बात को खुलकर रखते हैं। किस तरह की बातें होती हैं आमतौर पर? आपसे क्या शिकायत, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ज्यादातर ये बात होती है कि घर में हम इसको हेल्प नहीं कर पाते हैं, नेचुरली घर में नहीं हेल्प कर, उसके लिए हम लोग उनको बताते हैं कोई बात नहीं, हम इसको अलग से बैठा करके उसको करेंगे। और सर बच्चों को मैंने ये फील किया कि बच्चों में LKG UKG 1 तक आते थे, जिस बच्चों में ये ग्रूम कर गया, इंटरेस्ट डेवलप कर गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, फिर वो अपने आप पिकअप कर लेते हैं। पढ़ाने का मतलब भी तो यही है कि उसके सवाल अगर मन में आने लगे तो पढ़ाई की तरफ अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए और पढ़ेगा और पढ़ेगा और पूछेगा और सवाल करेगा। ये तो है। एक सवाल और बनता है, वो ये कि एक प्रयोग एक संस्था ने किया था, इंटरनेशनल संस्था है, उस संस्था ने प्रयोग किया था कि गार्जियन को इतना सक्षम बनाना कि वो बच्चे को एक्सपेयर कर सकें। आमदनी बच्चे से जो होती है वो आमदनी उसके जो काम कर रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा कर रहे हैं, तो अगर ठेला उनका लकड़ी के पहिए का है उसको टायर लगा देना, बेयरिंग नहीं लगा हुआ तो उसमें बेयरिंग लगा देना, तो थोड़ी सस्ता हो गया, थोड़ा कमाई थोड़ी ज़्यादा हो गई तो बच्चा एक्सपेयर हो गया। बच्चे को लोग स्पॉन्सर ले लेते थे, स्पॉन्सरशिप में बाद में अडॉप्ट कर लेते थे, तो उस तरह खर्च निकल जाता था। आप लोग अपने यहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि जो कम्प्लीटली कुछ नहीं दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, बाकी भी जरूरतें हैं। ठीक है, आपने कुछ लोगों से कहा कि पोशाक की व्यवस्था करा दी, लेकिन उसकी अलावा भी जरूरतें पड़ती हैं। तो इस तरह से कोई बच्चों की जितनी पढ़ाई के लिए जरूरत हो वो अगर मीट नहीं हो रहा है उसके गार्जियन से, उसके घर से, तो यहाँ मीट हो जाए। सर इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि अगर बच्चे को और बच्चे के अभिभावक को शिक्षा का महत्व उसको बताएं हम ठीक से, और आगे की जो विजन हो उसमें डालें कि शिक्षा से क्या उसमें बदलाव आएगा, क्या उसके व्यवहार में आएगा, उसके रुचि के अनुसार उसको कैसे हम आगे ले जाएं, तो इस तरह की प्रॉब्लम कम आती है। और जो आते हैं तो बच्चों के जो जितनी प्रॉब्लम है वो हम लोग दूर करते हैं। और आज तक कई सालों से ये चल रहा है ना, आज तक इस तरह के कोई पेरेंट हमारे पास नहीं आए कि हम बच्चों को इस काम में लगाते हैं, इससे हमारा ये होता है। आज तक इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे पेरेंट भी जानने लगे हैं इस बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में और शिक्षा के महत्व के बारे में, कि आगे चल करके अभी अगर कष्ट होता है तो आगे की जिंदगी शिक्षा से ही इसका चेंज हो सकता है, बदलाव आ सकता है। ड्रॉप आउट रेट क्या है? बहुत कम, मैं अनुभव किया और मैं तो उनके घर तक पहुंचाता हूं। यदि ड्रॉप आउट होता है, एक आध महीना नहीं आता है, तो उनके घर पर भेज करके, खबर भेज करके उनको मंगवाता हूं, और बहुत कम है ड्रॉप आउट। पीटीएम जो करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, तो गार्जियंस किस तरह की बात करते हैं आमतौर पर? अपेक्षा क्या है? स्कूल से जितनी अपेक्षा है वो पाते हैं क्या कि हाँ वो फुलफिल हो गया, और क्या करना चाहिए बच्चे के लिए, वो किस तरह की बात करें? देखिए हमारा बच्चा लगता है कि जोड़ने घटाने में नहीं आ रहा है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, घर में इसको समय नहीं मिलता है, इसलिए घर में हमारे काम में कुछ लग जाता है, इस तरह कुछ बात होती है क्या? हाँ, पेरेंट इस बात की बात रखते हैं पेरेंट टीचर्स मीट में
कि हम इसको मैथमेटिक्स में गाइड नहीं कर पाते, जब आगे बच्चे बढ़ते हैं साइंस में नहीं कर पाते, इवन अल्फाबेट में भी नहीं कर पाते हैं उसको, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको हमें सिर्फ 1 घंटा और समय देना है। तो वो जो गैप है उसको हम लोग ब्रिज करते हैं। 3 चीजों को हम एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये तीनों को अगर टैग करें आप, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बन रही है, जिसको कि आने वाले वर्षों में लागू करना है, नई शिक्षा व्यवस्था होने जा रही है, आपको क्या लगता है इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इतना प्रभावी होगा कि जितनी सारी कमियां हैं लगभग सब दूर हो जाएं? कमियां तो हमेशा रहेंगी, कमी रहेगी तभी आदमी तो बेहतर कर सकता है ना। आपको क्या लगता है? देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ और डिग्निटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को रखा है कि हमारा 100% एनरोलमेंट हो। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता है कि इसमें लचीलापन है, इसमें दूरदर्शिता है, मल्टी इंट्री मल्टी एग्जिट का उसमें प्रावधान है। तो इन सब से बच्चों को लाभ होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके तहत अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम वोकेशनल कोर्स की ओर जाएं, कोई कारपेंटरी है जी, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई और भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो अब क्लास 6 से इसका प्रावधान किया गया है कि 6 में ही उसके रुचि को एसेस किया जाएगा और रुचि के अनुसार पेरेंट को और बच्चे को ये बताया जाएगा और उसके अनुरूप उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि आगे जाकर के वो जीवन यापन में होगा। जो शिक्षा का यही है कि सुखी जीवन व्यतीत करना, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत हद तक होगा है, उसको सही ढंग से हम उसको लागू करें। एक तो बुनियादी शिक्षा, गांधी जी ने की जो बुनियादी शिक्षा थी, तो आप जो बात कर रहे हैं लगभग बुनियादी शिक्षा की है, जहाँ की खेती भी करेगा, हस्तकर्म भी करेगा, और जिसमें ज्यादा रुचि होगी उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाने की बात होगी। तो क्या वही है क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? लगभग उसी है। और ये जो अभी सामाजिक परिवर्तन आया है और जो समाज की समस्याएं हैं उसको उसमें ऐड कर दिया गया है। अभी जैसे कंप्यूटराइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, वोकेशनल में कोर्स में, ये सब भी उसको उसमें जोड़ दिया गया है, ताकि बच्चे अपडेट हो सकें, अपग्रेड हो सकें और न्यू सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के अनुसार वो अच्छी तरह से सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। थोड़ी टिफिन की बात कर लें। जो क्लास टाइम होता है, बच्चे जो टिफिन लेकर के आते हैं, तो ये जो असक्षम बच्चे हैं जिनके गार्जियन उतना नहीं कर पाते, दोनों के टिफिन में बहुत अंतर होता होगा। इसको लेकर कभी कंप्लेन आया है क्या कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आप घूमते फिरते गए देखे कि भाई उसके टिफिन में तो कुछ है ही नहीं? वो जैसे कि कई फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें कि वो चना लेकर के आया सूखा, उसी को फाँक रहा है, बाकी सब लोग अपना अपना हिसाब पे कर रहे हैं। सर, ऐसा घूमने के दौरान भी और किसी टीचर और बच्चे के माध्यम से भी ऐसा कोई सोचना नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। और कहते हैं ना, जब शुरू में आते हैं तो किसी को इसकी ज्ञान नहीं होती है, इसलिए एंट्री पॉइंट पर हमको लगता है सोच करके रखा गया है। यही अगर ऊपर होता ना तो डिफरेंस पैदा होता। उस क्लास में इस तरह की कोई बातें नहीं आती है। और कहने कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, हमारा बच्चा शिक्षित हो, तो वो अपने ढंग से अपने टिफिन को रखते हैं। हाँ, यदि कभी ऐसा हो, मतलब कभी होता है, तो हम अपने टीचर्स को कहते हैं कि उसके खास ख्याल रखें, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करें। एक लंबे समय से चर्चा चल रही है, हमको लगता है कि पहली सरकार जब भारत की बनी तो भारत की एकरूपता और अखंडता के लिए उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया था। झारखंड में जितनी जनजातियां हैं लगभग सबकी बोली अपनी अलग अलग है। समझने का मेरा आमतौर पर अनुभव रहा है कि इस टूर के दौरान, पत्रकारिता के दौरान या कुछ अपने रिसर्च के दौरान जब मैं गया हूं, तो स्कूलों में सवाल करिए तो हिंदी समझ पाना और उसके अनुरूप जवाब दे पाना, उसमें कठिनाई होती है। तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जो है, इसको आप लोग कैसे हल करते हैं? जो बच्चे आते हैं, एक तो शहरी बच्चे आते हैं इसलिए आपको समस्या थोड़ी कम आती है, कंपेरेटिवली कम आती है, लेकिन जो कम्प्लीटली मुंडारी बेल्ट से आ गया, जो कम्प्लीटली नगपुरिया बेल्ट से आ गया, संथाली बेल्ट से आ गया, या कंप्लीटली नहीं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, घर में दूसरी भाषा में बातचीत होती है, जो उनकी अपनी बोली है उसमें बातचीत होती है, और आपके यहाँ पूरा का पूरा हिंदी और अंग्रेजी चल रहा है, तो उसमें कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं? देखिए, जितनी भी भाषाएं हैं ना, तो यहाँ तो स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये भाषाएं हैं तीनों।
तो इसमें इस तरह का जो बिल्कुल ही शहर में इस तरह की बातें नहीं आती है, हो सकता है रूरल में उस तरह की बात होती होगी। तो मेरे ख्याल से मैं वही कहूंगा, एंट्री पॉइंट पर आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और वो वहां पर सीखने की जो होती है ना, वो बड़ी तीव्र ललक दो होती चीज है। एक तो हमको लगता है कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करता है। बॉडी लैंग्वेज काम करता है, हाँ। बॉडी लैंग्वेज, लिप मूवमेंट, ये दो चीज जो है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमने हर जगह देखा, जहां भी मैं गया हूं वहां पर बॉडी लैंग्वेज से बातें वो समझ जाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जवाब देने में, उसके अनुरूप तैयार नहीं किया गया, जवाब देने में उनको कठिनाई होती है। उनको लगता है कि हमारी भाषा का जो एसेंस है वो अगर आएगा हमारी बोली का, तो पता नहीं ये समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। यह भी एक दिक्कत होती है, खासकर रूरल एरिया में, जहां हमारा अपना अनुभव रहा है। शहरों में कंपैरेटिवली ये नहीं होगा, लगभग 1% भी नहीं आता होगा, जहां की लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हो कि वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, या उसकी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसका एसेंस आ रहा है अगर उसकी बोली का, तो उसको लेकर कोई परेशानी हो रही हो। ये हो सकता है कि यहाँ पर हो, लेकिन गांव में बड़ी संख्या में अभी भी है। ऐसा कहा जाता है ना सर, यदि आपको अंग्रेजी सीखना हो तो कुछ दिन इंग्लैंड भेज दें, उसको कंपल्सन हो जाएगा, कुछ सीखेगा और अपने आप वो सीख लेता है। चलिए हम भी सीख लें, और सरकार ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के तहत वो हमारे लिए व्यवस्था है। और भारत का संविधान भी यह कहता है कि हम भारत के लोग जी, तो हम भारत के लोग ही सरकार में जाते हैं। इसलिए यह जो व्यवस्था की गई उस व्यवस्था का फायदा उठाइए। कानून की बात में जो हमने बात की डॉक्टर एम.के. सिन्हा के साथ, उसका जितना फायदा उठा सकते हैं। अभी एडमिशन का समय, ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए और जाकर के ऑनलाइन अपने एप्लीकेशंस भरिए। आपके बच्चे का भी हो सकता है, और आपका बच्चा भी एक बेहतर संपूर्ण नागरिक बने, उसी उम्मीद और कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।